नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श जाट, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम ई-पीजी पाठशाला में समकालीन साहित्य चिंतन पाठ्यक्रम के अंतर्गत उत्तर आधुनिकतावादी साहित्य चिंतन पर विचार करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के उपरांत आप आधुनिकतावाद का प्रारंभ जान सकेंगे और इस उत्तर आधुनिकतावाद की परिभाषा से अवगत हो सकेंगे। उत्तर आधुनिकता और साहित्य चिंतन में आपस में क्या संबंध है, इसे जान पाएंगे। उत्तर आधुनिकतावाद के प्रारंभ से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनसे परिचित होंगे और उत्तर आधुनिकतावाद के जो परिवर्तनकारी प्रमुख बिंदु है उन्हें समझेंगे और उत्तर आधुनिकता साहित्य और संस्कृति का जो आपसी संबंध है उस संबंध को भी आप जान पाएंगे। उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ एक सैद्धांतिक आंदोलन है। ये विशुद्ध साहित्यिक आंदोलन नहीं है। साहित्य के साथ साथ अन्य कला रूपों को भी इसने प्रभावित किया और इसके प्रभाव के कारण जो पुराने सिद्धांत हैं उन पुराने सिद्धांतों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। उत्तर आधुनिकतावाद एक साथ ही आधुनिकतावाद का विकास है और उसका विलोम भी, माने उसका उल्टा भी है। आधुनिकतावाद ने क्या किया? आधुनिकतावाद ने मनुष्य को केंद्र में रखकर अपना विस्तार किया। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं को केंद्र में रखा और इसके लिए नए नए वैज्ञानिक आविष्कार किए। प्रकृति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, पूंजी का विकास हुआ, भौतिक विकास भी मनुष्य का जो वास्तविक विकास है ये स्थापित हुआ। परिणाम ये हुआ कि प्रकृति के साथ समाज का एक बड़ा हिस्सा भी हाशिए पर चला गया। उत्तर आधुनिकतावाद का विकास आधुनिकतावाद की इन्हीं प्रवृत्तियों के विरोध में हुआ। उत्तर आधुनिकतावाद ने हाशिए की आवाज को केंद्र में लाने की कोशिश की और विकास की अवधारणा को प्रश्नांकित किया। परिणाम स्वरूप हाशिए की चीजें केंद्र में आने लगी। आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, पर्यावरण संवेदना आदि कई विमर्श इसके कारण शुरू हुए। समाज में शुरू हुए इन विमर्शों ने साहित्य, राजनीति, कला, फिल्म आदि कई चीजों को प्रभावित किया। उत्तर आधुनिकता का प्रारंभ कैसे हुआ? आधुनिकता की मान्यताओं को प्रश्नांकित करते हुए हाशिए की आवाज से उत्तर आधुनिकतावाद की शुरुआत होती है। आधुनिकता मनुष्य को केंद्र में रखती है। उसने औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और बढ़ावा इस रूप में दिया कि वो कल कारखानों को आधुनिकता ने मंदिर के समतुल्य ठहराया। मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए प्रकृति और प्रकृति के सबसे करीब रहने वालों का जमकर दोहन किया। आधुनिक मानव को लगने लगा कि उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली, पर यह बात ऐसी है नहीं। लोग पूंजीवाद के विकसित रूप और तकनीकी को समाज के हर क्षेत्र में महसूस कर रहे थे। आधुनिकता के साथ ही साम्राज्यवाद का उदय हुआ। मार्क्स ने कहा कि साम्राज्यवाद भारत में सामाजिक बदलाव ला रहा था, लेकिन इस प्रक्रिया में साम्राज्यवादियों के जो इरादे थे वो नेक नहीं थे। साम्राज्यवादियों के अपने हित सर्वोपरि थे, अतः उन्होंने आधुनिकता का अपने फायदे के लिए ही इस्तेमाल किया। आधुनिकता में मौजूद जो भौतिक पक्ष को उन्होंने अत्यधिक महत्व दिया। उनके इस कृत्य एवं स्वार्थ के बावजूद उन्होंने भारत में जो कुछ किया वे अनजाने में ही भारत का इतिहास बदलने का कारण बना। ये दो विरोधी बातें उत्तर आधुनिकता के करण कारण को समझने में हमारी मदद करती है। साम्राज्यवादियों ने बड़ी चालाकी से भारतीयों का एक वर्ग तैयार किया जिसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। ये वर्ग अपने मालिकों का अनुसरण करता था और उनकी संस्कृति को प्रशंसा की नजर से देखता था। लिहाजा बहुत हद तक वे अपनी संस्कृति से दूर होता चला गया। इस मध्य वर्ग ने ही अंग्रेजों को भारत में सत्ता जमाने में मदद की। इनका कार्य और व्यापार उनके एजेंट करते थे और ये झूठ फैलाते रहते थे। इनके साथ ही उन्होंने बहुत ही सुनियोजित तरीके से अपनी भाषा और संस्कृति को सबसे श्रेष्ठ बताने की कोशिश की और भारतीय संस्कृति को कमतर आंका और इस कार्य में काफी हद तक वे सफल भी हुए। वे जिन मानवीय मूल्यों और मर्यादा की बात आधुनिकता के संदर्भ में करते थे उसे उन्होंने कभी नहीं निभाया। इस प्रकार उनका जो दो मुंहापन है वो भारतीयों के सामने आने लगा। एक ओर तो वे भारत के समृद्ध साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, दूसरी ओर यहाँ की संस्कृति को नकार भी रहे थे। जॉर्ज ऑरवेल इसे कपटपूर्ण आचरण कहते हैं। 19वीं शताब्दी में मार्क ट्वेन ने अमेरिका द्वारा फिलीपींस को अपने कब्जे में लेने के बाद लिखा कि ये एक विरोधाभास है कि अमेरिका में तो लोकतंत्र रहे और अन्य देशों में साम्राज्यवाद। इसके बावजूद अलावा नस्ल भेद की जो नीति थी वो भी उनके अवचेतन में विद्यमान थी। अमेरिका में दास प्रथा सैद्धांतिक रूप से समाप्त हो गई थी, उसके बावजूद भी व्यवहार में समाप्त नहीं हुई। नस्ल भेदी नीति का जो व्यापक प्रभाव है वो दूसरे महायुद्ध में दिखाई दिया जब हजारों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया।
ये विश्व के इतिहास की सबसे दुखद घटना थी। पूरा यूरोप इस घटना से विलोड़ित हो रहा था एवं पश्चिम के इतिहास और विकास की प्रक्रिया पर एक सवालिया निशान इससे लगा। इसके बहुत दूरगामी परिणाम हुए तथा आधुनिकता को निम्नलिखित दो आधारभूत मान्यताएं जो उनकी थी उस पर जो है चुनौती। पहली उनकी मान्यता थी कि मनुष्य जो है वो उत्कृष्टता की तरफ बढ़ रहा और एक दिन ऐसा आएगा जब ये शीघ्र ही आदर्श मनुष्य बन जाएगा, बहुत अच्छा ऐसा ही आदमी को होना चाहिए। इसी तरह से दूसरी उनकी मान्यता थी कि समाज भी एक आदर्श समाज की ओर जा रहा, जहां मनुष्य अपने तरीके से जीवन जी सकेगा और अपना धर्म पालन करने में वो स्वतंत्र होगा और एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। ये दोनों मान्यताएं उत्तर आधुनिकतावाद ने खंडित की। विकास, तार्किकता, समीक्षात्मक खोज, धर्मनिरपेक्षता सब बेमानी हो गए। इस त्रासदी का प्रभाव हर संवेदनशील नागरिक पर पड़ा, विशेष रूप से विद्वानों और लेखकों पर जो समाज की हर हलचल को रेखांकित करते हैं। लेखक इस त्रासदी से जूझने के तरीके तलाश करने लगे क्योंकि यह अनुभव आधुनिकता के संदर्भ में अप्रत्याशित था। अतः इसे रूप देना एवं काल्पनिक चेतना के अधीन लाना मुश्किल हो गया। परिणाम स्वरूप वास्तविकता से मोह भंग हो गया। नाजी जहां एक और जर्मनी में मानवता की बात कर रहे थे, बच्चों के लिए दूध भेज रहे थे, वहीं दूसरी ओर गैस चैम्बर में यहूदियों को मारा भी जा रहा था। उनकी मनुष्यता को किस श्रेणी में रखा जाए? डेविड वार्ड्समैन ने अपने उपन्यास स्नो व्हाइट में मनुष्य की बदली हुई परिभाषा इस प्रकार की है। ऐसा आदमी बनने की कोशिश करें जिसे जो वे कर रहा था उसे कुछ भी मालूम नहीं था, अभी भी उसे उसके बारे में मालूम नहीं है। उसने हमें जो निर्देश दिया वह बहुत रोचक नहीं था। एक पेड़ ज्यादा रोचक है, एक सूटकेस ज्यादा रोचक है, एक बंद डिब्बा ज्यादा रोचक है। संबंधों को परिभाषित करना भी सरल नहीं है। इस उपन्यास के लेखक बार्ट लेहमैन की समस्त पूर्व अवधारणाओं, चरित्र, मनोविज्ञान, लेखक के अधिकार सबको वो चुनौती देते हैं। इसी उपन्यास में वे कहते हैं कि एक ही अनुभव की बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती है, एक अनुभव की एक व्याख्या नहीं। इसी तरह से सैमुअल बेकट, वो उत्तर आधुनिकतावाद के बड़े भारी नाटककार और उपन्यासकार माने जाते हैं। वे इस नए अनुभव को किस तरह से कहते हैं? उनका कहना है कि वर्णन करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं, ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिससे उसका वर्णन किया जा सके, फिर वर्णन करने की हमें शक्ति भी नहीं है। साथ ही वे ये भी कहते हैं कि इसके व्यक्त करने का दायित्व भी लेखक पर ही, हम पर ही, और यही सबसे बड़ी चुनौती है कि वे किस तरह से व्यक्त करें। वर्णन करने से बचा नहीं जा सकता, उसी को वे तरीका निकालना है जिससे वे इस अव्यवस्था और भ्रांति को व्यक्त किया जा सके। कहीं अर्थहीन वाक्यों द्वारा उसे व्यक्त किया गया, कहीं अर्थहीन वार्तालाप के द्वारा। वे अनुभव और भाषा में विच्छेद की बात करते हैं और मौन का उपयोग करते हैं जो शब्दों से अधिक बोलता है। अपने नाटक में वे मौन का निर्देश देते हैं, कहीं थोड़ा मौन, कहीं लंबा मौन, चलने फिरने का फिर निर्देश देते हैं, लेकिन चलना फिरना है ही। ये उत्तर आधुनिकतावादी जो लेखक है उसकी अपनी ट्रेजेडी थी। क्या मोटे मोटी विशेषताएं अगर हम सार रूप में उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषताओं को गिनने लगे तो उनकी विशेषताएं क्या? एक, उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावाद का विकास है और विलोम भी है। दूसरा, उत्तर आधुनिकतावाद कृति की जगह पाठ पर जोर देता है, इसलिए एक ही रचना के कई पाठ हो सकते हैं। अर्थात उत्तर आधुनिकतावाद में लेखक की जगह पाठक प्रमुख होता है। उत्तर आधुनिकतावाद व्यक्ति और सामाजिक इकाइयों की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। उत्तर आधुनिकतावाद पूर्णतावादी दृष्टि का विरोध करता है। इस प्रकार यह समग्रता का विखंडन करता है। उत्तर आधुनिकतावाद हाशिए की आवाज को प्रमुख देता है और फिर उत्तर आधुनिकतावाद में ज्ञान की जगह सूचना का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। ये कुल मिला के उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषताएं। इस उत्तर आधुनिकतावाद की के जो परिवर्तनकारी बिंदु क्या बने, तो एक है महाशून्यता। उत्तर आधुनिकतावाद का कारण दो और परिवर्तनकारी शक्तियां बनी। पहला, पूंजीवाद का विकसित रूप जिसमें मनुष्य का जो संबंध है वो मानवीय भावों से ही टूट गया। वो यहाँ संबंध अमूर्त हो जाते हैं। मार्क्स इनको रेइफिकेशन कहता है। यहाँ संबंधों में स्थायित्व तो ढूंढना अर्थहीन है। भीतर की शक्ति समाप्त हो गई है और मनुष्य एक बहुत बृहत एक रस्ता का हिस्सा बन गया। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखता है पर भीतर एक महाशून्य है और वह सतही तौर पर मनुष्य जीवन जीता है। एक असंतोष और शक्तिहीनता है जिसे वह इसका कारण नहीं जानता। एक खालीपन जिसे वह समझता है कि अपव्यय से दूर किया जा सकता, लेकिन ये असंतोष फिर भी बना रहता। वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाता परंतु उसे आत्मतोष तब भी नहीं मिलता।
वे फिर नकली जिंदगी जीता है और जिससे निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता। एक तो उसका समाज के साथ संवाद समाप्त हो गया और अपने आप से संवाद तो हो ही नहीं पाता, और इस तरह से मानवता का पतन भी हुआ। ये परिवर्तनकारी शक्ति है किसने किया? तकनीक और प्रौद्योगिकी। ये एक विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा है और ऐसे विचारों को मजबूती प्रदान करता है और मनुष्य को भी वो यंत्रवत बना देता है और मनुष्य एक पुर्जे की तरह काम करता है। व्यक्ति वस्तुतः व्यक्ति न होकर एक नंबर हो जाता है जिसे आप गिन सकते हैं। तकनीक की दुनिया में मनुष्य अपने आप को समायोजित कर लेता है, बदलता नहीं। धीरे धीरे वे तकनीक की गिरफ्त में आ जाता है और इसी से उसकी दिनचर्या निर्धारित हो जाती है। मानवता शायद जम गई है। मानव मात्र की इच्छाएं या आदतें एक जैसी हो जाती है। यदि उसकी आदतें भिन्न होगी तो सामाजिक मशीनरी में घर्षण उत्पन्न होगा। लुईस मशीन एक कविता में लिखते हैं, मशीन शीर्षक कविता, मरने से पूर्व प्रार्थना, मैं अभी पैदा नहीं हुआ हूं, भगवान मुझे शांति दे जिससे मैं उनके खिलाफ खड़ा हो सकूं जो मेरी मानवता को जमा देना चाहते हैं, जो मुझे प्राण घातक स्वचालित मशीनों में धकेल रहे हैं, मुझे मशीनों का पुर्जा बनाना चाहते हैं, एक चीज बनाना चाहते हैं, आधे चेहरे के साथ एक चीज। ऐसी प्रौद्योगिकी के जमाने में मानवता के लिए जगह ही कहां? बेकेट के वेटिंग फॉर गोदो में चरित्र जो है किसका इंतजार कर रहे हैं, किसके वेटिंग है मालूम नहीं, शायद भगवान का। ऐसे ही रोबे ग्रिलेट का एक उपन्यास है द इरेरस, या हत्यारों के एक समूह की कहानी, जिसमें एक आदमी को मारने का उन हत्यारों को एक जिम्मा दिया जाता है। फिर क्या होता है कि गलती से भी किसी दूसरे व्यक्ति को मार देते हैं और जब दूसरा मार देते हैं तो बहुत असहज हो जाते हैं, और वे जब तक सही आदमी को नहीं मार देते तब तक वो असहज बने रहते हैं, और जब वे उस सही आदमी को मार देते हैं तो वे सामान्य हो जाते हैं। ग्रिलेट बताना चाहते हैं कि जैसा समाज में होता है वैसा ही उपन्यास में भी होता है। दोनों ही स्वचालित यंत्र की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। लगता है मनुष्य एक जाल में जकड़ गया है और उससे बाहर न निकल पाना उसकी नियति है। वैसे ही जैसे एक बड़े पत्थर को बार बार पहाड़ी के ऊपर ले जाने की कोशिश की जाए और वे पत्थर बार बार नीचे आ जाए, इस तरह से मानवीय मूल्यों का अंत होता है। और ये बहुत हद तक सही है कि उत्तर आधुनिकतावादी साहित्य में निश्चित मानवीय मूल्य कोई विशेष महत्व तो नहीं रखते। बहुत से आलोचक निराशावादी, नकारात्मक और अतार्किक तत्वों को ही महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि यही सब सही, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इसमें आधुनिकतावाद की सारी अवधारणाओं को नकार दिया। उत्तर आधुनिकतावादी भी नए अनुभवों को बांधने पर जोर देते हैं और इस अनुभव के बंधन के नए तरीके तलाश करते हैं, क्योंकि नैतिक और बुद्धिमत्तापूर्ण विचार अप्रासंगिक हो गए या मृत प्राय। लेस्ली फेडलर, सुसैन सेटिंग, जॉर्ज साइलेंस, रिचर्ड पायोनियर और इहाब हसन इसको एक महत्वपूर्ण खोज मानते हैं, और इसी तरह से एक नई आलोचना की शुरुआत होती है। उत्तर आधुनिकता को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। कैसे परिभाषित करें? फ्रैंक कर्मोड और गेराल्ड ग्राफ इसको आधुनिकतावाद का विस्तार मानते हैं कि आगे विकसित हो गया। माल्कम ब्राडबरी और उहाब हसन इसे आधुनिकतावाद का विस्तार भी मानते हैं और उसे अलग भी मानते हैं। एविंग होव इसे ह्रास और पतन मानते हैं। फ्रेडरिक जेम्सन क्या कहते हैं? वो उनकी धारणा दोनों से अलग है। वो कहते हैं ये घटना और दोनों के जो अर्थ है वो और उनके जो सामाजिक कार्य हैं वो अलग अलग है, और वो अपनी मार्क्सवादी विचारधारा से भी जोड़ कर देखते हैं। और वो इस उत्तर आधुनिकतावाद को लेट कैपिटलिज्म या मल्टीनेशनल जो कैपिटलिज्म है उससे जोड़ते हैं, और ये उत्तर विलंबित पूंजीवाद उसको वो कहते हैं, और ये विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है ये उत्तर आधुनिकतावाद, जिसने सांस्कृतिक क्षेत्र में को बिल्कुल बदल दिया। ये प्रभाव व्यक्ति के संबंधों में देखा जा सकता है। रेमंड विलियम्स कहते हैं कि उत्तर आधुनिक लेखकों और आलोचकों ने कुछ क्षेत्रों को दर्शाया और कुछ क्षेत्रों की उपेक्षा कर दी, अतः इसे विचारधारा के संदर्भ में समझा जा सकता है। उनके अनुसार आधुनिकतावाद का आधार दो क्षेत्र है। एक, सामाजिक वास्तविकता की नवीन प्रक्रिया जिसने समाज का एक नैतिक विवेचना उसने दी। दूसरा, उन बाह्य पहलुओं का नवीनीकरण जिसने भाषा को नए तरीके से लिखने की प्रेरणा दी। संदर्भ को नकारना, इतिहास को नकारना, केवल पाठ पर ही केंद्रित होना, ये एक भुलावा देने वाली विचारधारा का हिस्सा है। जैसे उत्तर आधुनिकतावादी मानते हैं कि जीवन में एक बिखराव है, तो उसको समझने का तरीका केवल टेक्स्ट पर ही केंद्रित करना भी एक भुलावा देने वाली विचारधारा है, और न्यू क्रिटिसिज्म इसी विचारधारा का हिस्सा है।
पाठ दुनिया से हटकर शब्द पर केंद्रित हो गया और इसके लिए तरह तरह के नकार इस्तेमाल किए जाने लगे। विलियम्स के अनुसार संदर्भ से हटकर कोई भी साहित्यिक कृति अपना पूरा संसार नहीं बना सकती। वे कहते हैं कि यदि उत्तर आधुनिकता की जकड़न से बाहर निकलना है तो उस परंपरा को पुनः जीवित करना होगा जिन्हें उत्तर आधुनिकता की रफ्तार ने पीछे छोड़ दिया है, और उन कृतियों पर ध्यान देना होगा जिनमें समुदाय को दोबारा स्थापित किया जा सके। जाहिर है कि विलियम्स उस अलगाव के खिलाफ लिख रहे हैं जो अनुभव और उसको व्यक्त करने की प्रक्रिया में आ गया। यदि इतिहास को खंगाला जाए तो उन सब मुद्दों को केंद्र में लाना होगा जो नई विचारधारा में हाशिए पर डाल दिए गए हैं। यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अक्सर किसी कृति के संदर्भ की तलाश में वे मूल कृति को ही भूल जाते हैं। ये ठीक नहीं है। और रेमंड विलियम्स जिस समय लिख रहे थे वह समय विश्व में बदलाव का था। एक के बाद एक देश साम्राज्यवादी शिकंजों से मुक्त हो रहे थे और वहां के लोग उन मूल्यों और अधिकारों की बात कर रहे थे जो उनके अधिकार क्षेत्र में थे। उनके एजेंडे में काले अमेरिकी, राष्ट्रवादी तत्व, दलित या उनसे समानता रखने वाले ये लोग थे। यदि उन्हें ऐतिहासिक संदर्भ में नहीं देखा जाएगा तो उनके मुद्दे बेमानी हो जाएंगे। विश्व भर में उत्तर आधुनिकतावाद के विरोध में ही लोग खड़े थे। इसलिए उत्तर आधुनिकतावाद के साथ इन तत्वों को भी ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि ये खतरा हमेशा बना रहता है, ये उस बृहद विचारधारा में दब न जाए। भारत में उत्तर आधुनिकता की बात करते समय उनकी वेदना को, उनके अनुभव को नकारना नहीं चाहिए। भारत में लेखक इस हद तक नहीं पहुंचा है जहां उत्तर आधुनिक विचार गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उत्तर आधुनिकतावाद के प्रभाव में नहीं आए। हमने उत्तर आधुनिक चेतना को उसी तरह स्वीकार कर लिया जैसे आधुनिक चेतना को स्वीकार किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि वे काफी हद तक आयातित है, जबकि आधुनिक चेतना कुछ हद तक देशज है। उत्तर आधुनिक लेखक उन तत्वों को स्वीकार करते हैं जो या तो विकसित नहीं हुए या जो मौजूद ही नहीं थे, जैसे विमुखीकरण की संकल्पना जो इस समय बड़े शहरों में थी और कुछ लोगों तक ही सीमित थी, लेकिन पूरे भारतवर्ष में यह संकल्पना आरोपित लगती है। हिंदी में उत्तर आधुनिकता की चर्चा सबसे पहले निर्मल वर्मा ने की। निर्मल वर्मा भारत के उन चंद लेखकों में थे जो देश प्रदेश में हो रहे साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन को एक साथ देख रहे थे, उन्हें समझने का प्रयास कर रहे थे। वे शायद पहले हिंदी लेखक हैं जिन्होंने आधुनिकता के विकास मॉडल पर गंभीर प्रश्न उठाया। निर्मल वर्मा के अलावा अज्ञेय में भी हम उत्तर आधुनिकता देख सकते हैं। हालांकि अज्ञेय आधुनिकतावादी लेखक माने जाते हैं और उन्होंने अपने साहित्य में आधुनिकता के वकालत भी की। संस्कृति के सवाल पर भी एक बहुत उदारीकरण का जो मामला आया, इस देश में उदारीकरण भी बहुत तेजी से बढ़ा। पिछले 2-3 दशकों से बहुत तेजी से उदारीकरण हुआ और भौतिकता पूरी तरह समाज में व्याप्त हो गई। शुरू में इसका बहुत विरोध हुआ था, कहा नहीं ये भौतिकता ठीक नहीं है, भौतिकता पश्चिमी है, भौतिकता भारतीय सभ्यता संस्कृति की विरोधी है। लेकिन ये विरोध धीरे धीरे हल्का पड़ता गया और हल्का पड़ते पड़ते गायब हो गया। ऐसी प्रक्रिया विचारों को भी प्रभावित करती है और साहित्यिक रचनाओं को भी प्रभावित करती है। जब हम किसी विचार को मानते हैं कि ये भौतिकता खराब चीज है तो वो रचना में भी प्रचलित होती है, और अगर आपको लगता है कि अब उतना विरोध करने की जरूरत नहीं है तो साहित्यिक रचनाओं में भी आ जाती है। अब प्रश्न ये है कि लेखक उस अनुभव को कहाँ से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं। उदारीकरण को ये भीतर से या उस स्थान से जहां उसे समझने और अर्थ देने का प्रयास शुरू होता है, लेकिन यह प्रयास पूंजीवादी जटिल प्रक्रिया से दब जाता है और यह मालूम भी नहीं होता कि कब उनकी गिरफ्त में आ गई। आधुनिकता की एक विलोम व्यवस्था को प्राचीनता से तुलना होती थी और उत्तर आधुनिकतावाद की आधुनिकतावाद से। अब ये बड़ा परेशानी से भरा हुआ। जब भी आधुनिक का विरोध किया जाता था तब कहता था प्राचीन बहुत अच्छा, लेकिन मध्ययुगीनता का समर्थन हम में से किसी ने नहीं किया, सब प्राचीन जीवन का कहते थे। लेकिन जब उत्तर आधुनिकता का विलोम ढूंढते, कई बार विलोम के द्वारा हम सत्य को तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो उत्तर आधुनिकतावाद का जो विलोम है वो प्राचीन नहीं है, वो आधुनिकतावाद है। और क्योंकि उत्तर आधुनिकतावाद में प्राचीन के बहुत सारी चीजें शामिल कर ली गई है उसमें, और ये कहना ज्यादा सही नहीं होगा कि सारी संस्कृतियां उत्तर आधुनिकतावाद से प्रभावित है। हालांकि विश्व का जो बड़ा हिस्सा है वो उत्तर आधुनिकतावाद से प्रभावित है, क्योंकि भूमंडलीकरण का प्रभाव सब पर पड़ा। रेमंड विलियम्स कहते हैं कि आधुनिकतावाद अप्रासंगिक नहीं होता, इसलिए अनुभव को पुनः स्थापित करने की परंपरा से जोड़ना होगा। अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। वे सांस्कृतिक कृतियों की बात करते समय बची हुई और उभरते हुए रूप की बात करते हैं।
काले अमेरिकी जिस तरह साहित्य लिख रहे हैं वे काफी हद तक प्रभुत्वपूर्ण विचारधारा से अलग है। इसी प्रकार तीसरी दुनिया के लेखक है। तीसरी दुनिया के लेखकों ने उत्तर आधुनिकतावाद को किस तरह से स्वीकार किया? यदि वे इसे पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं तो कई शताब्दियों को लांघ जाते हैं। वे समझने लगते हैं कि जो पश्चिमी देशों की त्रासदी है वे उनकी भी है। वैश्विक असमानता के साथ कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन जो दुर्दशा और पीड़ा वे अपने चारों ओर देखते हैं वे उन्हें अलग सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन यदि वे उत्तर आधुनिकतावाद के रूप में स्वीकार करते हैं तो क्या उनके कंटेंट को ना कह सकते हैं, उसके विचारों को मना कर सकते हैं? इस दुविधा से निकलने के लिए काले अमेरिकी लेखकों, अफ्रीकन लेखकों, अन्य तीसरी दुनिया के लेखकों ने अपनी चेतना को टटाला और उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने आत्मकथाओं में की। रेमंड विलियम्स की बात सही है कि तीसरी दुनिया के लोगों को जो परोसा जाता है उसे वे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। जो भी पश्चिम में है वो यथावत हमारे यहाँ आ जाता, उस पर प्रश्न नहीं लगता। इसे वे सेलेक्टिव एसोसिएशन कहते हैं। चुने हुए तथ्यों को स्वीकार करके वे विवेचनात्मक को फिर से स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें ऐतिहासिक चेतना और वास्तविक चेतना अलग नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि ऐतिहासिक चेतना गायब हो जाती है। अभी के समय का यह सच है, लेकिन इतिहास के दौरान भी तो आपका कोई सच रहा होगा, उसको आप क्यों नहीं देखते? इसलिए चयन का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है और तीसरी दुनिया के लेखकों के पास अभी भी चयन का अधिकार है। आप चाहो तो मानो, चाहो तो न मानो। लेकिन यूरोप और अमेरिका के लेखकों के पास अब चयन का अधिकार नहीं। उनके यहाँ उत्तर आधुनिकतावाद आ गया है तो उसी की आपको अभिव्यक्ति करनी। उसमें वो पश्चिमी जो समकालीन सभ्यता है उसकी जो विवेचनात्मक भौतिकता है उसको आप देख सकते हो। यह यथार्थवादी वास्तविकता का वर्णन करने वाली जो शब्दावली है उसका इस्तेमाल उच्च कला के नाम पर नकार दिया जाता है कि यथार्थवाद क्या है, जिंदगी की सच्चाई का नहीं, कुछ अमूर्त सा ऐसा चिंतन हो। इन देशों को लेखक अब भी अतीत से अपना संबंध बनाए हुए, हमारा अभी अतीत से संबंध है। यहाँ तक कि समुदाय और व्यक्ति के संबंध भी अभी पूरी तरह से टूटे नहीं। रिश्ते हमारे यहाँ भी खराब हो गए लेकिन अभी टूटे नहीं। इन जो पूर्वी देश है, इन देशों की कलाओं और साहित्य में परंपरा स्मृति के माध्यम से पुनर्नवता प्राप्त कर रही है। स्मृति हमारे जिंदा है, लोक स्मृति जिंदा है, लोक भी जिंदा है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तीसरी दुनिया के देश अतीत जीवी होने लगे हैं, पर अतीत की एक नई व्याख्या शुरू जरूर होगी। ये व्याख्या आधुनिकता की व्याख्या से अलग है। अब मध्ययुगीनता कह करके या प्राचीन कहकर यूं किसी कृति या मूल्य को नकारा नहीं जा रहा, उन पर पुनर्विचार। और फिर से आप देखो तो सही, ये पुराना है तो क्या हुआ, ये मध्ययुगीन है तो क्या हुआ। संभव है कि उसमें जीवन के कुछ ऐसे तत्व बचे हुए हों जो आज हमारे लिए उपयोगी हो। इसलिए पिछले 2 दशकों से उत्तर आधुनिकतावाद के व्यापक मूल्यों के खिलाफ एक मुहिम चल पड़ी और ये उत्तर उपनिवेशवादी विचारधारा के तहत है, जिसमें उन तत्वों का विवेचन और विस्तार है जो उपनिवेशवाद के मूल्यों को नकारते हैं। इससे राजनीतिक वास्तविकता के बारे में चेतना विकसित हुई। अब दलित और नारीवादी लेखक भी अपनी बात अलग ढंग से कह रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि कुछ दलित लेखक उत्तर आधुनिकतावाद और पूंजीवाद का स्वागत भी करते हैं। ये जो स्वागत है, उनको लगता है कि इससे हमारी वर्णवादी मानसिकता से मुक्ति का एक दरवाजा खुलता है। इसलिए उत्तर आधुनिकतावाद का स्वागत। उत्तर आधुनिक साहित्य चिंतन को भारत के संदर्भ में समझने के लिए हिंदी की कुछ रचनाओं का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसमें से अज्ञेय का अपने अपने अजनबी, जो पिछली शताब्दी के 8वें दशक में प्रकाशित हुआ था, और इसी तरह उदय प्रकाश की एक कहानी है और अंत में प्रार्थना, जो 1992 में हंस में प्रकाशित हुई। अब आप इन दोनों रचनाओं को आप देखें तो दोनों रचनाओं का जो चिंतन है वो अलग है, दोनों का संदर्भ भी अलग है। अज्ञेय का जो उपन्यास है वो विदेशी पृष्ठभूमि में लिखा गया है और पूर्ण रूप से उत्तर आधुनिक पश्चिमी साहित्य चिंतन से प्रभावित है। सैल्मा और यो के बर्फ के घर में बंद हो गए। और उदय प्रकाश की कहानी की पृष्ठभूमि एकदम भारतीय और वह उलझी हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं से जूझती है जिसका निराकरण दिखाई नहीं देता। इस प्रकार जो उदय प्रकाश की कहानी है वो इस चिंतन को पूर्ण रूप से भारतीय दृष्टि से देखती है। वे आधुनिकता और आधुनिकता की आड़ में छिपे मध्यकालीन बोध दोनों को ही पाठकों के सामने प्रकट करती है कि है तो मध्ययुगीनता, लेकिन उसकी जो शब्दावली है, उसकी जो भंगिमा है वो आधुनिक है।
इस तरह अगर आप उत्तर आधुनिकतावाद के समय को देखें तो इसका जो कुछ इतिहासकार इसको सामाजिक और आर्थिक इतिहास के साथ जोड़ करके देखते हैं। जैसे आधुनिकतावाद का प्रारंभ इतिहासकारों ने, चिंतकों ने माना कि ये औद्योगिकरण के साथ है, और आधुनिकतावाद के समर्थक लोगों ने कहा भाई जो भाप के इंजन से जो औद्योगिकरण शुरू हुआ वो आधुनिकता का जन्मदाता है, आधुनिकता उसके समर्थन में, उसके कारण पैदा हुई। लेकिन उत्तर आधुनिकता के समय तो भाप का अब इंजन ही नहीं, तो उत्तर आधुनिकता बाद के दिनों की देन है, और उनका कहना यह है कि ये 1960 के बाद विकसित हुआ जो पूंजीवाद है, 1960 के बाद का जो औद्योगिकरण है उसका इसके ऊपर प्रभाव पड़ा। ये औद्योगिकरण क्या है? ये एकदम अलग तरह का औद्योगिकरण है। इस औद्योगिकरण में सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है, भूमंडलीकरण के कारण बाजार की अर्थव्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। इसने क्या किया कि आपको सामान बेस बनाने की जरूरत नहीं। पुराना जो पूंजीवाद था वो ये था कि भाई आप हमारे देश का सामान खरीदो। यूरोपीय जब भारत में आए तो कहा कि आप इंग्लैंड के बना हुआ जो सामान है उसको आप खरीदिए, और भारत यहाँ पर कोई सामान नहीं बनाए क्योंकि हमको सामान बेचना। लेकिन अब तो सामान नहीं बेचना, जो सामान आपको बेचना है वो आप अपने ही देश में पैदा करो। हम तो आपको एक विचार देंगे, हम तो आपको एक तकनीकी जानकारी देंगे। तकनीकी हस्तांतरण बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया कि आप ऐसे 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 करके आप अपनी तकनीक खुद विकसित कर सकते हो। तो यहाँ का जो पूंजीपति है वो उस यूरोपीय पूंजीपति का जो उत्तर आधुनिक पूंजीवाद है उससे वो जुड़ गया, और वो यही उत्पादन करने, इसलिए उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं है, वितरण महत्वपूर्ण है। सामान को बेचते कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। इसलिए चीजें बनाना कोई बड़ी बात नहीं, चिन्ह बनाना चाहिए, इसलिए चिन्ह पर महत्व है, लोगो पर महत्व है। जैसे कंपनी का लोगो होता है, लोगो के अंदर आप जब जाते हैं सामान खरीदने के लिए तो आप सामान नहीं खरीदते, वो जो लोगो होता है उसको खरीदते हैं, और किस कंपनी का लोगो है उस कंपनी का लोगो है तो वो ठीक है। तो एक तरह का स्तरीकरण हो जाता है जिसको कहते हैं ब्रांड वैल्यू हो जाती है। ये ब्रांड वैल्यू उत्तर आधुनिकतावाद के कारण है, और मीडिया के कारण हर चीज बिकाऊ हो गई। आपको जो समाचार आप जो सुनते हैं, जो आपके ज्ञान के लिए होना चाहिए था, वो समाचार सूचना होगी। तो सूचना क्रांति, आपके घर में चीजें आ गई है, आप रोक नहीं सकते। आपके घर में अगर आपको कोई चीज इंटरनेट पर उपलब्ध है और आपको लगता है कि आपके बच्चे को, जो किशोर अवस्था का बच्चा है, उसे नहीं देखना चाहिए, तो उसे रोकने का आपके पास में कोई साधन नहीं, आप असहाय हैं तकनीक के सामने। ये उत्तर आधुनिकता जो आई है, ये उत्तर आधुनिकता 1960 के बाद का जो औद्योगिक विकास हुआ उसके कारण आई, और इस औद्योगिक विकास ने चीजें नहीं बनाते बल्कि चिन्ह बनाते हैं, और तकनीकी हस्तांतरण पर बल देते हैं, और चीजें आप वही बनाओ जहां पर आप हो, और इस तरह से चीजों पर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो फायदा है आप वहां बैठे बैठे ले सकते हो। शेयर मार्केट में पूरी दुनिया बदल गई, आप किसी भी जगह की कंपनी के आप कुछ खरीद के आप वहां के मालिक बन सकते हो। तो जो राष्ट्रीयता की धारणा पूंजीवाद के साथ में जो जुड़ी हुई थी, वो राष्ट्रीयता की धारणा समाप्त प्राय हो गई। अब सब चीजें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने लगी। ये अंतरराष्ट्रीयता भूमंडलीकरण की तरह से, भूमंडलीकरण का एक प्रभाव रहा कि सारे देश के सब लोगों को एक साथ चीजें मिले, तो एक साथ चीजें लेने की एक तरह का जो उपभोक्ता सामग्री है उसे ले। तो देश को आप कैसे समझे? देश को आप समझेंगे उपभोक्ता समाज है, और हमारा ये जो उपभोक्ता समाज है वो हमारा उपभोक्ता समाज हमारी चीजें खरीद रहा है या नहीं कर रहा। इसलिए भारत भी एक तरह के उपभोक्ता समाज है, इतना बड़ा समाज है जो हमारी सामान को खरीदेगा या हमारी चीजें खरीदेगा। हमको एक विचार देना है, चिंतन देना है, आइडिया देना है, और फिर उससे आपको अपना फायदा लेना। और इसीलिए आज का जो साम्राज्यवाद है या आज का जो पूंजीवाद है वो ज्ञान की तकनीक का था, ज्ञान का ही पूंजीवाद है। ज्ञान बेचते हैं, चीजें नहीं बेचते हैं, सामान नहीं बेचते हैं, सामान आप अपना बनाओ। हम तो आपको नॉलेज बेचते हैं, ज्ञान बेचते हैं, समझ बेचते हैं, और इस तरह से तकनीक के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा सारी दुनिया पर फिर से शासन करने का ये जो साम्राज्यवादी ढंग है, ये उत्तर आधुनिकतावाद की जन्म। और वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है क्योंकि हर व्यक्ति चीजें खरीदता है।
इसलिए सामान खरीदने के हिसाब से उत्तर आधुनिकतावाद की जो आर्थिक तंत्र है उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं। रेमंड विलियम्स कहते हैं कि ये जो जरूरी है कि उत्तर आधुनिकतावादी जो अनुभव है उस अनुभव को हमें आधुनिकतावाद की कसौटी पर कस के देखना चाहिए, और आधुनिकता के साथ भी यही व्यवहार होना चाहिए कि मनुष्य के जीवन के जो दो पहलू मोटे तौर पर, एक जो वास्तविक है, दूसरा संभावित, जैसा मनुष्य हो सकता है। उत्तर आधुनिकतावाद पश्चिम में केवल वास्तविक पहलू पर ही जोर देता है, संभावित पर जोर नहीं देता कि आगे पता नहीं क्या होगा। अभी मनुष्य माहौल में ही कैद है, और यही स्थिति धीरे धीरे तीसरी दुनिया के देशों में भी प्रवेश होने लगी है। इसलिए ये लेखकों का दायित्व है कि वे उस स्थिति से निकलने का रास्ता भी दिखाए। रास्ता न भी दिखा सके तो कम से कम पाठक को इस स्थिति का बोध तो कराए। बीमारी का इलाज करना ही बड़ी बात नहीं होती, कई बार बीमारी को सही ढंग से पहचान कर बीमार को इसका ज्ञान कराना भी एक बड़ा काम होता है, और उत्तर आधुनिकता आज यही काम कर रही है। हमको ये पता चल रहा है कि समाज में ये समस्याएं हैं, और उनका कैसे समाधान होगा ये अनिश्चित है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। और जो भी निश्चित रास्ते आधुनिकतावाद ने हमको दिए थे वो आज के समय में वो नष्ट हो चुके हैं, भूल भुलैया में उसको हम भटक चुके हैं, उसको हमको नहीं पता। इसलिए उत्तर आधुनिकतावाद अपने ढंग का एक नया विमर्श है, नया चिंतन है, और वो साहित्य, संस्कृति, कला और जीवन के सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रभावशाली रूप में आज उपस्थित है।